आजादी मांगती है कुर्बानी जो दी हमारे बुजुर्गों ने। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्पेशल इंडिपेंडेंस सीरीज़। तो कल की वीडियो में हम लोगों ने जो माइग्रेशन हुई थी उसके ऊपर बात की थी और आज की वीडियो का फोकस भी माइग्रेशन के ऊपर ही रहेगा ताकि मैं लोगों को ये समझा सकूं कि भाई आज़ादी बहुत कुर्बानियों के बाद मिली है। तो आज भी उसी के ऊपर ही हमारी बात होगी। तो बड़े सगीर में एक ऐसे हालात हो चुके थे कि जो कमज़ोर है वो पिट रहा था, बुरी तरह पिट रहा था। हर तरफ से जो ताकतवर लोग थे, ये नहीं कि जो पैसे के हिसाब से ताकतवर थे, मतलब जहाँ पे जिसकी मेजॉरिटी थी, लाइक जहाँ पे मुसलमानों की मेजॉरिटी थी वहाँ पे हिंदुओं पे जुल्म हो रहा था, जहाँ पे हिंदुओं की मेजॉरिटी थी वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म हो रहा था। और सिख भी कुछ कम नहीं थी, वो भी जो है वो काफ़ी जुल्म ढा रहे थे मुसलमानों के ऊपर। और न्यू दिल्ली के औरंगजेब रोड से लेके NWFP के कैपिटल हो जाए पिशावर, पिंडी का बाज़ार हो जाए, लाहौर का बाज़ार हो जाए, अमृतसर के बाज़ार हो जाए, कत्लो गारत ही थी, लोगों को मारा ही जा रहा था और कुछ नहीं हो रहा था। और ये उन लोगों पे कोई जंग नहीं मुसल्लत हो गई थी, ना ये सिविल वॉर थी, ना ये कोई गोरिल्ला कैंपेन थी, ना कोई ये आलमी जंग थी। वो जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली खान को जब ये सारी सिचुएशन की खबर मिली ना, तो उन्होंने कहा आर पीपल हैव गॉन मैड, के हमारे लोग पागल हो चुके हैं। क्योंकि और ये जो बड़े सगीर में हो रहा था, ये एक सोसाइटी कोलैप्स कर रही थी कि मतलब जहाँ पे इंसानियत की धज्जियाँ उड़ा दी गई थी, किसी को किसी की परवाह नहीं थी, बच्चों की परवाह नहीं थी, बूढ़े बुजुर्गों की, औरतों की, किसी की नहीं परवाह थी। बस मारो, सर कलम कर दो, उड़ा दो सबको। ये हालात हुए पड़े थे बरसगीर में माइग्रेशन के वक्त। और पार्टीशन के वक्त जो सबसे ज़्यादा, जैसे पहली वीडियोज़ में भी मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा वायलेंस पंजाब में ही हो रहा था। पंजाब जो कि एक जिसकी बड़ी रिच हिस्ट्री थी, वहाँ पे मुसलमान और सिख एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए थे और दोनों पार्टीज़ कोई भी ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने दे रही थी कि जहाँ पे वो एक दूसरे को नुकसान ना पहुँचाएं, एक दूसरे को तबाह बर्बाद ना कर दें। और रेड क्लिफ की उस पार्टीशन लाइन ने जो एक सूबा जो जिसकी एक बड़ी रिच हिस्ट्री थी, बस उसको मैदान जंग बना दिया था और कुछ नहीं। क्योंकि पंजाब के लोगों का जानी नुकसान के अलावा माली नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा था जो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। कुछ लोग जो इंडिया जाने पे मजबूर हो रहे थे, सिख जो उनका पाकिस्तान में कारोबार था, वो जानबूझ के अपनी फैक्ट्रियाँ तबाह बर्बाद कर रहे थे ताकि मुसलमानों के कब्ज़े में ना आ जाए, मुसलमानों का उनसे कोई फ़ायदा ना हो जाए। और इसी तरह जो है वो हिंदुओं का जिनका पाकिस्तान में कारोबार था, सब लोग अपना तबाह बर्बाद कर रहे थे। और उधर से मुसलमान जो हिजरत करके आ रहे थे उनके साथ बड़ा बुरा सलूक हो रहा था, हिंदुओं के ऊपर जुल्म हो रहा था, सिखों के ऊपर जुल्म हो रहा था और कुछ भी नहीं चल रहा था। और पंजाब की तो ये सूरत हाल थी। उसके अलावा जो है कलकत्ता में फिर भी महात्मा गांधी ने सिचुएशन काफ़ी हद तक कंट्रोल की हुई थी। कलकत्ता और बंगाल के कुछ हिस्सों में भी जो है वो सूरत हाल काफ़ी ख़राब थी, लेकिन ओवरऑल पंजाब में बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी। और लोगों ने टेलीफोन्स की केबल और जितने भी वेज ऑफ कम्युनिकेशन थे उन सब को जो है वो तबाह बर्बाद कर दिया था। किसी का किसी से रब्ता नहीं हो रहा था। गवर्नमेंट की जो मशीनरी थी वो भी स्ट्रक हुई पड़ी थी। और पाकिस्तान के साथ तो बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा था क्योंकि जो हमारी ट्रेन जो स्पेशल सामान लेके हमारे मुल्क में आ रही थी उनको लूट लिया गया और हमारे जो ऑफिसेज थे वो वीरान पड़े हुए थे। कोई स्टेशनरी नहीं थी, कोई सामान नहीं था कि हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स या जो ऑफिसर्स हैं वो काम कर सके पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान के साथ तो ये सलूक किया जा रहा था और इंडिया भी अपनी सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उनके भी दिल्ली में बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा था, इंडियन पंजाब में बहुत ज़्यादा कत्लो गारत हो रही थी और उनको भी समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग आखिर करें क्या। तो ऐसे में दोनों मुल्क के वज़ीर आज़म ने ये फ़ैसला किया कि वो पंजाब की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए खुद पंजाब का दौरा करेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू पहले जो है वो पाकिस्तान के पंजाब में आए। लियाकत अली खान और जवाहरलाल नेहरू ने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जो पंजाब थे वो विज़िट किए। विज़िट करने के बाद वो मतलब उनके पास कोई अल्फाज ही नहीं थे कि वो इस सिचुएशन को बयान कर पाते कि किस कदर लोगों ने जो है एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया हुआ था, किस कदर लाशें जो हैं वो ज़मीन पे पड़ी हुई थी कि मतलब हर जगह पे एक खुले कब्रिस्तान की मंजर पेश कर रहे थे जो है मैदान। और ये सब देखने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने गुस्से से कहा, व्हाट द हेल दिस पार्टीशन ब्रॉट टू अस, वी नेवर इमेजिन्ड एनीथिंग लाइक this when we have agreed to divide India. We have been brother. What happened to our people? Our people have gone mad. उन दोनों वज़ीर-ए-आज़म ने जब दौरा कर भी लिया तो फिर भी उनको कोई सलूशन नहीं मिला कि वो पंजाब की सूरत हाल को किस तरह कंट्रोल करें, उसमें कमी किस तरह लेके आएँ। और बंगाल जो कि 15 से लेकर 30 अगस्त तक
बिल्कुल कूल एंड काम था। इतने पुरतशद्दुद वाक़ियात वहाँ पे नहीं हो रहे थे। 30 अगस्त की शाम को वहाँ पे भी दंगे फसाद होना शुरू हो गए और ये सिचुएशन और वर्स हो गई कि एक तरफ पंजाब की सिचुएशन नहीं संभाली जा रही और दूसरी तरफ अब कलकत्ता और बंगाल में भी जो है वो इंतशार फैल गया और कि भाई वहाँ पे तो बस मुसलमान जो हैं वो हिंदुओं और सिखों को पकड़ पकड़ के मार रहे हैं। हालांकि उन्होंने पूरी स्टोरी नहीं बताई कि सिख और हिंदू मुसलमानों को इस तरह मार रहे हैं कि वो जिस तरह राइटर्स कुछ अपनी बुक में लिखते हैं कि जिस तरह लूमड़ी जो है वो शिकार को तलाश करती है, इस तरह हिंदू और सिख जो है मुसलमानों के पीछे पड़े हुए थे। और आरएसएस के लोग जो उस टाइम कलकत्ता और बंगाल में इस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे कि कब इंतशार फैले और कब हम हिंदुओं और सिखों को भड़काएं कि वो यहाँ पे भी मुसलमानों को मारना शुरू कर दें, तो अब उनको मौका मिल गया था और फिर जो है वो कलकत्ता में भी वो होना शुरू हो गया जो पंजाब में होना शुरू हो, जो पंजाब में 15 अगस्त से चल रहा था। इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए गांधी फिर आगे आए, उन्होंने लोगों से खिताब किया और उन्होंने कहा कि मैं अब तब तक जो है वो फास्ट करूंगा जब तक मुझे मौत नहीं आ जाती, क्योंकि आप लोगों ने फिर से वो इंतशार जो है वो शुरू कर दिया, क्योंकि मैं और मेरी मूवमेंट हमेशा नॉन वायलेंट रही है, तो आपने वायलेंस क्यों शुरू कर दिया है। उस टाइम लोग कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि उनको आरएसएस ने भड़काया हुआ था और डॉक्टर्स उधर महात्मा गांधी को वार्न कर रहे थे कि ये फास्ट आपका जान ले सकता है और ये लाइफ को थ्रेट करेगा, तो बराए मेहरबानी आप ये ना करें। लेकिन गांधी किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे और बिल आखिर जो है महात्मा गांधी की जो है कोशिशें रंग लाना शुरू हुई और आहिस्ता आहिस्ता जो है कलकत्ता और बंगाल में जो है वो अमन आना शुरू हो गया। और लुइस माउंटबेटन खुद गए महात्मा गांधी के पास और उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ट्रिब्यूट पेश किया गांधी को फॉर हिज सेल्फलेस सर्विस जो उन्होंने कलकत्ता और बंगाल के लिए दी थी। और जब गांधी को पता चलता है कि बंगाल और कलकत्ता में तो चलो सिचुएशन कंट्रोल है, लेकिन पंजाब में सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है, तो वो डिसाइड करते हैं कि अब जो है द टाइम हैज़ कम कि वो जो है पंजाब में जाके लोगों से बात करें और वहाँ पे सिचुएशन को जो है वो कंट्रोल करें। तो सितंबर में गांधी जो है वो दिल्ली में आ गए और न्यू दिल्ली में जब भी आए आरएसएस ने जो है वो दिल्ली के जितने भी मुसलमान हैं उन पे अटैक करना शुरू कर दिया और उनको ढूंढ के वो मार रहे हैं। तो 3 सितंबर 1947 को गांधी ने फिर ये फैसला किया कि वो फ़िलहाल दिल्ली में ही रहेंगे और दिल्ली में ये जो आरएसएस की एक्टिविटीज़ हैं उनको जो है काउंटर करने की कोशिश करेंगे, उनको कम करने की कोशिश करेंगे। और जब आरएसएस के गुंडे और जो हिंदू इंतहापसंद मुसलमानों के साथ जुल्म कर रहे थे, तो उस टाइम फ्रांस के एक जर्नलिस्ट थे फ्रेंच ओलिवियर लेकैम्प, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। तो वो कहते हैं कि मैंने वहाँ पे ऐसे मंजर देखे कि जो हिंदू और सिख थे वो मुसलमानों की जितनी भी जो है वो उनकी माली चीज़ें थे उनको लूट रहे थे, उनके ऊपर कब्जा कर रहे थे और जो मुसलमान उनके हाथ में लगता था उसको जान से मार देते थे। और मुसलमानों की औरतों को किडनैप किया जा रहा था, उनके साथ रेप किया जा रहा था और ये न्यू दिल्ली में बहुत शिद्दत से फैल चुका था। और यहाँ तक की बात ख़त्म नहीं होती, जो फ्रेंच जर्नलिस्ट हैं वो कहते हैं कि आरएसएस और उनके जो सहूलतकार थे उन्होंने पूरी न्यू दिल्ली में ये ऐलान कर दिया था कि जो भी घर किसी भी मुसलमान को या मुसलमान, क्योंकि दिल्ली में ज़्यादातर मुसलमानों की अक्सरियत थी और काफ़ी लोग जो हैं दिल्ली के वो लोगों के घरों में काम करते थे, मतलब सर्वेंट्स थे, तो उन्होंने ये ऐलान किया कि कोई भी जो मुसलमानों को अपने घर में या मुसलमान नौकरों को अपने घर में पनाह देगा उसका घर भी जला दिया जाएगा। तो उसमें डर के कुछ लोगों ने जिन्होंने मुसलमानों को पनाह दी हुई थी उन्होंने भी मुसलमानों को घर से बाहर निकाल दिया और उनको आरएसएस के रहमो करम पे छोड़ दिया और आरएसएस ने उनके साथ वो सलूक किया कि जिसकी तारीख नहीं मिलती। तो 4 सितंबर 1947 को जब सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो वीपी मेनन ने यह डिसाइड किया कि वो लुइस माउंटबेटन को कॉल करें और उन्होंने लुइस माउंटबेटन को कॉल की और उन्होंने कहा कि आप फ़ौरन जो है वो न्यू दिल्ली वापस आ जाएं क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। लुइस माउंटबेटन उन दिनों में अपनी छुट्टियों पे थे। लुइस माउंटबेटन ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने आने से बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई आपकी गवर्नमेंट है, आप जाने, आपके काम जाने, मेरा इसमें इंटरफेयर करना नहीं बनता। लेकिन वीपी मेनन ने फ़ौरन उनके बात काटते हुए उन्होंने कहा कि सर, प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर दोनों ये चाहते हैं कि आप आके सिचुएशन को हैंडल करें। और लुइस माउंटबेटन ने फिर वही बात दोहराई कि नाउ यू आर इंडिपेंडेंट, आई डोंट वांट टू इंटरफेयर इन योर मैटर्स। और फिर वीपी मेनन ने थोड़ा अग्रेसिव स्टाइल अपनाया और उन्होंने कहा सर, इफ़ यू डोंट कम इन 24 आवर्स डोंट बॉदर टू कम आफ्टर। और फिर वीपी मेनन कहते हैं कि अगर आप 24 घंटे के बाद आएंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि लोग जिस तरह एक दूसरे को मार रहे हैं शायद बस आपको लाशें ही देखने को मिलें, उसके अलावा तो आपको कुछ देखने को मिलेगा नहीं। ये सारी कन्वर्सेशन उनकी फ़ोन पे सुनने के बाद लुइस माउंटबेटन बिल्कुल चुप हो गए थे और उन्होंने चुप साध ली थी। जिसके बाद उन्होंने वीपी मेनन को कहा कि ठीक है, मैं आ जाता हूँ, मैं आके देखता हूँ कि क्या हो रहा है। और 6 सितंबर 1947 को फिर एक
इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई जिसमें लुइस माउंटबेटन, वीपी मेनन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और भी कांग्रेस के जितने भी चोटी के लीडर्स थे जो उस टाइम इंडियन गवर्नमेंट में थे, वो बैठे और उन्होंने लुइस माउंटबेटन को सारी सिचुएशन के बारे में आगाह किया। और जवाहरलाल नेहरू जो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बेबसी के आलम में जाके कहा कि वी डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन, हमारे पास बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है कि इस तरह की सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाता है। हम नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में तो गवर्नमेंट चला सकते हैं, हम इस क्रिटिकल सिचुएशन में बिल्कुल गवर्नमेंट नहीं चला सकते, क्योंकि हम लोगों ने अपनी जो जवानी के बेस्ट साल थे, जहाँ पे हमने सीखना था, वो तो हमने आपकी ब्रिटिश जेलों में गुजार दिए, तो हमें कैसे पता कि ये सब कुछ कैसे करना है। लुइस माउंटबेटन ये सब सुनने के बाद सोच ही रहे थे और उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तो काम करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरी कुछ शराइत है। सर, जितने भी कांग्रेस के लीडर थे उन्होंने कुछ कहे बगैर कह दिया कि ठीक है, मैं आपकी हर शर्त मंजूर है, बस आप काम करें। उन्होंने कहा कि मैं एक टेम्पोरेरी तौर पे एक एमरजेंसी कमेटी बनाऊंगा और उस एमरजेंसी कमेटी में वही लोग शामिल होंगे जिनको मैं नॉमिनेट करूंगा। तमाम लीडर्स ने उनकी आवाज़ पे कहा बिल्कुल ठीक है, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप काम करें। एमरजेंसी कमेटी का बेसिकली मकसद था कि जितनी भी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हुई है, जहाँ पे वायलेंस हो रहा है, उसको बेसिकली कम किया जाए, उसको कंट्रोल किया जाए। तो उस कमेटी में शामिल थे डायरेक्टर सिविल एविएशन, रेलवे के जो टॉप के ऑफिसर्स थे, जो मेडिकल सर्विसेज के टॉप के ऑफिसर्स थे, और उसके अलावा उन्होंने दूसरी शर्त ये रखी कि मैं जो कुछ भी फरमाऊँगा आपने आगे से ये नहीं करना व्हाई आर यू डूइंग दिस, बस आपने कहना है कि ठीक है हम ये करेंगे, इसको जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही इम्प्लीमेंट करेंगे। कांग्रेस ने ये उनकी शर्त भी मान ली और लुइस माउंटबेटन ने उनको कहा कि आपको इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद क्या मिला, आज भी तो इंडिया के मामलात एक जो है गोरा ही चला रहा है, एक इंग्लिशमैन ही चला रहा है। तो इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि एमरजेंसी कमेटी ने इस सिचुएशन को कंट्रोल भी किया या नहीं किया।